गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान एक का पाठ जो हमारा 8वां चल रहा है बेटा, धातु विज्ञान। और धातु विज्ञान में अभी तक हमने जो भाग देखा हुआ है वो था हमारे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में हमने धातुओं के निष्कर्षण में हमने दो निष्कर्षण देखे। पहला तो हमने एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देखा था पिछले वीडियो में, और उसके बाद हमने उसी का दूसरा प्रकार एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन देखा हुआ है। ठीक है, आज जो भाग हम लोग देख रहे हैं वो है बेटा हमारा मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम लोग देख पा रहे हैं वो जो भाग है ये भाग है धातुओं के निष्कर्षण का दूसरा प्रकार। धातुओं के निष्कर्षण में अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखा, अभी हम लोग मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे, और उसके पश्चात हम लोग ई भाग कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब बेटा यही पाठ में आपको पेज नंबर जो है 97 देता है। ये देखिए, जैसे हमने इसके पहले जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं देखी थी वो कौन कौन सी हैं? जैसे देख पा रहे हैं बेटा, ये आकृति में आप लोग पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, ये जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अब ये जो लाल भाग में दिखाई दे रही है वो हमारी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन और सीसा। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में कौन कौन आता है फिर बेटा? यहाँ पे सबसे तो कम सोना आता है, परंतु तांबा, पारा और चांदी ये भी कम अभिक्रियाशील धातुओं में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं देख रहे हैं। तो ये जो तत्व हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। दोबारा मैं पढ़ के बताता हूँ: मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन और सीसा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे भाग की तरफ, जो कि हमारा भाग है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम लोग देख रहे हैं। और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में इन धातुओं का नाम यहाँ पे आया हुआ है, जो कि मैं अभी आप लोग को मैंने बताया। देखिए, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है? मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं वो ज़्यादातर प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में स्थित, जैसे अभिक्रियाशील श्रेणी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, उसके मध्य भाग में जो लाल अक्षरों से लिखा हुआ है जो तत्व है वो है लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइड लवणों के रूप में या कार्बोनेट लवणों के रूप में पाई जाती है। मतलब ये धातुएं जो है वो ऑक्साइड के रूप के अलावा सल्फाइड और कार्बोनेट लवणों के रूप में भी पाई जाती है। तो ये धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सरल होता है। अतः सल्फाइड अयस्कों को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म कर उसे ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है। अब देखिए, ये जो पहला वाक्य मैंने, इतना बड़ा वाक्य मैंने यहाँ पे पढ़कर आपको सुना है, ये वाक्य आप लोग को ज़्यादातर समझा नहीं होगा, लेकिन इस ये प्रक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से मैं आपको ये समझा के बता सकता हूँ बेटा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे धातु का सल्फाइड आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और धातु का कार्बोनेट यहाँ पे आपको दिया गया है। मतलब धातु है जिंक, जिसको हम लोग हिंदी में जस्ता कहते हैं। ठीक है, तो इसको जिंक सल्फाइड कहते हैं, यानी कि धातु का सल्फाइड लवण, और दूसरा है धातु का कार्बोनेट लवण, यानी कि जिंक कार्बोनेट इसको हम लोग कहते हैं। तो जब धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सरल होता है बेटा। जैसे इसका ऑक्साइड क्या हुआ? जब जिंक सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करते हैं तो उसके बाद जो उत्पाद होता है, मिलता है हमको, वो होता है बेटा जिंक ऑक्साइड। मतलब उसके ऑक्साइड में से धातु प्राप्त करना सरल होता है। अब इन ऑक्साइड से धातु कैसे प्राप्त करते हैं वो दूसरे पेज पर आपको बताया गया बेटा। सबसे पहले तो हम लोग को इनके ऑक्साइड प्राप्त करने हैं। ठीक है, और अतः सल्फाइड अयस्कों को हवा के अधिकता में तीव्रता से गर्म कर उसे ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है, और उसी जो सल्फाइड अयस्कों को हम लोग
हवा की अधिक तीव्रता में गर्म करेंगे ना, ये सल्फाइड को हवा की अधिक तीव्रता में हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो उससे जो ऑक्साइड प्राप्त होगा रिता में रूपांतरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को भंजन यानी कि रोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, भंजन यानी रोस्टिंग कहेंगे। और वही जब कार्बोनेट अयस्क को, ये देखिए कार्बोनेट अयस्क को, ये यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कार्बोनेट अयस्क यानी कि जिंक कार्बोनेट आपको जो नीचे दिया गया है ना, ये जब हम लोग सीमित हवा में, मतलब जो हमारी आसपास की हवा है, अधिक हवा हमने ऊपर भंजन प्रक्रिया में दी गई थी, यहाँ नीचे अधिक हवा हमको यहाँ पे नहीं देनी है, तो यहाँ पे जो सीमित हवा की जो तीव्रता होती है उसमें गर्म कर जब इसको ऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं, मतलब जिंक ऑक्साइड में हम लोग इसको रूपांतरित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं बेटा। मतलब धातु एक कार्बोनेट को जब सीमित हवा में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो उससे आपको एक धातु का ऑक्साइड मिलता है। धातु का ऑक्साइड मिलने की इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और भंजन प्रक्रिया किसे कहेंगे बेटा, जब धातु के सल्फाइड को उनके हवा की अधिक तीव्रता में उसे गर्म करके जब धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग भंजन कहते हैं बेटा। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को ये बैलेंस रिएक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने चेक करके देखा तो आपको ये बैलेंस समतल, दोनों तरफ से समतल प्रक्रियाएं मिलेंगी। अब इसमें पहली जो भंजन अभिक्रिया है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है और दूसरी जो निस्तापन अभिक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब धातु का ऑक्साइड हमको मिलता है तो इसे कार्बन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके आपको शुद्ध तत्व आसानी से प्राप्त हो सकता है बेटा। ये है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। मतलब उन धातुओं के ऑक्साइड से यदि कार्बन है, कार्बन के अलावा हम लोग एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम जैसे क्रियाशील धातुओं के साथ भी इनको यदि मिश्रित करें तो हमको भी सेम प्रक्रिया द्वारा शुद्ध स्वरूप में धातु का निष्कर्ष यहाँ पे प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे जो बोला गया है कि तत्पश्चात प्राप्त हुए जिंक ऑक्साइड से कार्बन जैसे योग्य अपचायक का उपयोग करके जस्ता प्राप्त करते हैं। मतलब हमें जब जिंक ऑक्साइड यहाँ प्राप्त हुआ है, जो दो प्रक्रिया हमने देखी, भंजन और निस्तापन प्रक्रिया द्वारा जो हम लोगों को दोनों प्रक्रियाओं में जिंक ऑक्साइड मिला था, जस्ते का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड मिला था, उससे जब हम लोग कार्बन से मिश्रित करते हैं तो इसमें अपचयन प्रक्रिया द्वारा हमें जस्ता प्राप्त होता है। मतलब इसमें कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया गया बेटा, अपचयन अभिक्रिया का उपयोग यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि धातु के ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड की तरह अन्य धातु के भी ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इन जैसी क्रियाशील धातुओं का भी अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसे क्रियाशील धातुओं का भी अपचायक के रूप में उपयोग करके हम लोग शुद्ध स्वरूप में धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि ये धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक को में से विस्थापित करती हैं। उदाहरणार्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु है बेटा, यहाँ पे कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, है ना। तो ये उनके यौगिकों में से विस्थापित करती है, उनके यौगिकों में से उसे विस्थापित करती है। मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड आपको यहाँ पे मिल रहा है और जिंक को अलग कर दिया है इसने। तो इसी प्रक्रिया, ऐसी ही प्रक्रिया में दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है कि जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक हमें धातु का ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। इसको जब एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ जलाया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ जलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। और यह जो धातु हमने अधिक अभिक्रियाशील धातु को इसको मिश्रित किया था वो इसके धातु को, मुख्य धातु को अलग कर देता है। मतलब हमें यहाँ पे शुद्ध स्वरूप में मैग्नीज ये अयस्क प्राप्त होगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह हम लोग को ऑक्साइड प्राप्त होता है और यहाँ पे भी ऊष्मा मुक्त होती है।
ठीक है। तो चूर्ण चूर्ण के साथ जलांधेवर यह अभिक्रिया होती है, यह हमें देखने के लिए मिल रही है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में जिनका ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है ये पदार्थ पहचानिए। तो जैसे यहाँ पे ऊपर ही सबसे ऊपर वाली जो अभिक्रिया है ये अपचयन है, ये ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया दूसरी दूसरी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो जैसे एल्यूमिनियम से डायरेक्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग को मिला प्लस ऊष्मा यहाँ पे मुक्त हुई, तो ये एक उदाहरण बन गया हमारा ऑक्सीकरण प्रक्रिया का। तो उपयुक्त अभिक्रिया के समय बाहर निकलने वाली ऊष्मा इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है कि धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। मतलब ये दोनों अभिक्रियाएं, जब हम लोग किसी धातु के ऑक्साइड को अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ हम लोग अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है, इतनी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है कि धातु हमें, ये जो धातु मिल रहा है ना हम लोग को, मैग्नीज मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, ये धातु पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण थर्मेट अभिक्रिया का है। अब देखिए बेटा, ये थर्मेट अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण आपको यहाँ पे, इसकी आकृति आपको यहाँ पे नीचे बताई गई है। ये थर्मेट अभिक्रिया क्या है कि जिसमें जो धातु हमको प्राप्त होगा वो भी अत्यधिक मात्रा में पिघले हुए अवस्था में प्राप्त होगा। तो इसमें रिएक्शन क्या हो रही है मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि बेटा, इसमें आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रही है। ये आयरन ऑक्साइड है, इसकी एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रही है और होकर इसमें हमें लोहा प्राप्त होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होने वाला है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोहा, ये दो हमें यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं उत्पाद में, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो ये इसमें मतलब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को इसलिए दोनों को अभिक्रिया की गई है क्योंकि इसका उपयोग ना बेटा रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब अगर कभी आपको परीक्षा में सवाल पूछा गया कि रेल की पटरी को जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इस अभिक्रिया का नाम तो थर्मिट जोड़काम है, यानी थर्मिट जोड़काम वेल्डिंग भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इस थर्मिट अभिक्रिया में प्राप्त अतितप्त इस्पात जो होता है, ये देखिए, ये प्राप्त अतितप्त इस्पात जो होता है, इसके ऊपर ये एक ढांचा बनाया हुआ है। ये जो सिल्वर कलर का जो आप लोग को पदार्थ दिख रहा है ना, ये ढांचा है। ये ढांचा कहाँ पे रखते हैं, तो रेल की पटरी पर रखते हैं बेटा। इस ढांचे को, ये सांचे को रेल की पटरी के ऊपर रखा जाता है। ढांचा और सांचा एक ही बात है यहाँ पे। अब ये रेल की पटरी जो है ना, वो यहाँ से टूटी हुई है। रेल की पटरी का क्षैतिज काट या रेल पटरी यहाँ पे टूटी हुई है। अब इसको जोड़ने का काम आसानी से सिंपल वेल्डिंग से तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आसान वाले वेल्डिंग से अगर इसको जोड़ा गया तो आसानी से इसके ऊपर ट्रेन जाकर इसके दोबारा और दो भाग कर सकता है ना। और इससे क्या होगा कि रेलवे गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स को इसका धोखा हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे देखिए, ये दूसरा ढांचा यहाँ पे बताया गया आप लोग को। यहाँ पे नीचे में एक छिद्र खोलने का साधन होता है, यानी कि इस ढांचे के अंदर कुछ ऐसी ये अभिक्रिया करके ये तपता हुआ लोहा यहाँ पे इसके अंदर रखा जाता है बेटा, धातु मल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये तपता हुआ लोहा जो होता है, ये इन दोनों रिएक्शन से प्राप्त किया जाता है। अब ये धातु मल में लोहा यहाँ पे बनाया गया है। इसके नीचे खोलने का साधन है छिद्र, इसको खोलने का साधन है छिद्र। अब ये सांचा जो है, जहाँ पे रेल की पटरी टूटी हुई है वहाँ पे रख दिया जाता है। उसको रख देने के बाद ये जो ढांचा, मतलब रख दिया पूरा का पूरा ये ढांचा। अब इसमें से ये जो तपता हुआ लोहा है, धातु मल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ से तपते हुए भाग से यहाँ से अंदर तक छोड़ा जाता है। अंदर तक छोड़ देने के बाद ये ऊपर तक यहाँ पे ऐसा जुड़ जाता है। ठीक है, और जुड़ जाने के बाद इसे फिर जोड़, ये जो जोड़ यहाँ पे जुड़ने वाली जोड़ होती है, ये इतनी मजबूत होती है कि इसे अब इसके बाद कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये ज़्यादातर ऊष्मा की वजह से ही इन दोनों टूटी हुई पटरियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस दरार को भरने के लिए, जैसे यहाँ पे थर्मेट अभिक्रिया द्वारा तपते हुए लोहे का धातुमल के रूप में उपयोग करके यहाँ पे इसको जोड़ा गया है। ये आकृति से आपको ये समझ में आया कि जब रेल की पटरी को जोड़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति का उपयोग किस तरह से किया जाता है। परंतु आप महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये ध्यान में रखिए कि आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ मिश्रित किया जाता है, इसकी अभिक्रिया की जाती है, तो इसमें से
आपको लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे ऊष्मा भी आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, अब हम लोग इसके अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में, जैसे सबसे पहले देखा था हमने अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, देखा हमने मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब हम लोग देखेंगे कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो धातुएं हैं कम अभिक्रियाशील, उनके नाम यहाँ पे बताए थे। उसी आकृति से आपको ये भी समझ में आएगा कि कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करना जो होता है वो किस तरह से आसान होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के निचले सिरे पर स्थित धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। जो अभिक्रियाशील श्रेणी का जो आकृति हमने देखा था, उसमें सबसे नीचे जो धातुएं दी गई हैं वो कम अभिक्रियाशील है, अतः वे प्रकृति में सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये जो धातुएं हैं वो हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ सोना, चांदी, प्लेटिनम मुक्त अवस्था वाले धातुएं हैं। तांबे के भंडार बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। देखिए, प्लेटिनम मुक्त अवस्था वाले तांबे के जो भंडार हैं वो बहुत पहले ही क्या हो गए बेटा, समाप्त हो चुके हैं। तो अब तांबा यह मुख्यतः मिश्रित रूप में प्राप्त होता है, जैसे कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तांबा ये ध्यान में रखिए कि जब तांबा इसके पूर्व हमें प्राप्त होता था वो मुक्त अवस्था में पाया जाता था, परंतु अभी तांबे के भंडार खत्म हो जाने की वजह से वो मुक्त स्वरूप में नहीं पाया जाता है, वो मुख्यतः कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो कॉपर सल्फाइड को केवल हवा में गर्म करने से तांबा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कॉपर सल्फाइड में से यदि हम लोग को शुद्ध स्वरूप में कॉपर प्राप्त करना हो तो इस कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि कॉपर सल्फाइड को हवा में गर्म करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त हवा में इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से प्राप्त उत्पाद जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है जो यहाँ पर मुक्त होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब इसमें दो प्रक्रियाएं हो रही है। इसमें कॉपर मुक्त स्वरूप में ऑक्सीजन के साथ हमें प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड भी हमें यहाँ पे मिलता है। अब दूसरी प्रक्रिया है बेटा, इस कॉपर ऑक्साइड को जब दोबारा कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो इसको मिश्रण करने के बाद इन दोनों की अभिक्रिया करने के पश्चात हम लोग को यहाँ पे मुक्त और शुद्ध स्वरूप में कॉपर प्राप्त होता है और दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मतलब करना क्या है, हमने इसमें क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आसान बात है। कॉपर ऑक्साइड को हमने अत्यधिक हवा में इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद आपको कॉपर ऑक्साइड मिला था, और उसी कॉपर ऑक्साइड को दोबारा फिर जब कॉपर सल्फेट के साथ दोबारा हमने मिश्रित किया, इन दोनों की अभिक्रिया की, तो इसको ये जो है कॉपर हमें शुद्ध स्वरूप में प्राप्त हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मुक्त हुई है। तो यहाँ पे सीना बार पारे के इस अयस्क से पारा कैसे प्राप्त करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर कीजिए और संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सीना बार से ये जो पारा है, इसके अयस्क से हम लोग शुद्ध स्वरूप में पारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग हमारे तीसरे आखिरी भाग की तरफ चलते हैं, क्योंकि यह पाठ का आखिरी भाग नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, धातु विज्ञान के सिद्धांत में सबसे पहला 1 नंबर का भाग हमने देखा था अयस्कों का सांत्रिकरण। ठीक है, इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, फेन उत्प्लावन पद्धति और निक्षालन पद्धति हमने देखी थी। ठीक है, इसके बाद तुरंत दूसरा भाग धातुओं का निष्कर्षण देखा हमने। ठीक है, अब इसके ही तीसरा भाग हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, वो है बेटा धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण छोटा सा ही भाग है, ये जल्दी हो जाता है अपना। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विविध अपचयन पद्धति से प्राप्त धातुएं बहुत शुद्ध नहीं होती, उनमें अशुद्धियां होती हैं। बहुत सारे अपचयन पद्धति से जो हमने धातु अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त हुए हैं उनमें वो शुद्ध स्वरूप में नहीं होती, उनमें अशुद्धियां भी होती हैं। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए ये अशुद्धियां अलग करनी पड़ती है। शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो इन अशुद्धियों को अलग करना है ना। तो अपचयन पद्धति से प्राप्त धातुओं को, अशुद्धियों को निकालने के लिए इसे हम लोग शुद्ध कर रहे हैं। तो अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग करते हैं। तो जब ये अशुद्ध धातु को हम लोग शुद्ध धातु में
प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं बेटा? विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग करते हैं। ये जो आखिरी वाला जो वाक्य है, ये वाक्य आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पूछा जा सकता है कि यदि अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में प्राप्त करना है तो उसके लिए विद्युत अपघटन पद्धति का हम लोग उपयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये धातु विज्ञान का सिद्धांत जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला भाग जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। वो है बेटा हमारा धातु का क्षरण, कोरोजन ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं का क्षरण क्या होता है, फिर उसका प्रतिबंध कैसे किया जा सकता है धातुओं को क्षरण होने से। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।